एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज। जो भी सिद्धांत भाषा को पढ़ाने में हम यूज करते हैं, उन सभी सिद्धांतों को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसके साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपका एक जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी आप कर रहे हो, तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से प्लीज इसको सुनना, क्योंकि क्वेश्चन करना इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रिंसिपल्स को ध्यान से पढ़ना है या क्वेश्चन आपको सही करने हैं पेपर में, तो मेक श्योर कि आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के। जनरल प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जो सामान्य सिद्धांत है, जो हम भाषा सिखाते समय ध्यान में रखते हैं, उनको हम अभी पढ़ेंगे। तो इसमें से सबसे पहला हमारा जो सिद्धांत आता है वो आता है ग्रेडेड पैटर्न्स। ठीक है, पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड पैटर्न्स। अब देखो गाइस, यहाँ पे हम एक एक चीज को पूरा नहीं पढ़ेंगे। मैं केवल और केवल आपसे की पॉइंट्स या की वर्ड्स को डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, आपको केवल की पॉइंट को समझना है, कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ग्रेडेड पैटर्न में, कि जब भी हम किसी भी भाषा को सिखाना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ हैबिट सिखा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आप पैटर्न सिखा रहे हो, तो उसमें हम उसको कैसे सिखाते हैं, ग्रेजुअली एंड क्यूमुलेटिव ग्रेडेड स्टेप्स में सिखाते हैं। दिस मीन्स द टीचर शुड गो ऑन एडिंग ईच न्यू एलिमेंट or pattern to previous ones. New patterns of language should be introduced and practiced with vocabulary that students already know. अब इसका पूरा अर्थ क्या है वो समझते हैं। ग्रेडेड पैटर्न का सिंपल सा मतलब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जब भी आप कोई भी भाषा को सिखाना स्टार्ट कर रहे हो, आपने कोई आइटम को सिलेक्ट किया, तो वहां पर हम बच्चे के पुराने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके नए पैटर्न को या नए एलिमेंट को सिखाते हैं। सिंपल सी बात है कि बच्चे ने जो भी प्रीवियस सीखा था उसमें आप क्या करते हो, ऐड ऑन करते हो नई चीजों को। और वो ऐड ऑन हम कैसे करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं। हम इंस्टेंटली कोई भी चीज नहीं सिखाते हैं, हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट सिखाते हैं, या हम क्यूमुलेटिव तरीके से सिखाते हैं, एक होल तरीके से हम उसको सिखाते हैं। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड पैटर्न, यानी इजी टू डिफिकल्ट सिखाएंगे, प्रीवियस नॉलेज में नई चीज को ऐड करते हुए, हम नए एलिमेंट को ऐड करते हुए हम सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, कोई बहुत इसमें डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां डिटेल होगा वहां मैं ज्यादा डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, अब देखो ये जो सेकेंड प्रिंसिपल आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन जो है, ये दोनों ही सिद्धांत है। कई बार दोनों साथ में होता है, कई बार सिलेक्शन आता है, कई बार केवल ग्रेडेशन पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल शुड बी टॉट इन द फर्स्ट रिक्विसाइट ऑफ गुड टीचिंग। जब भी आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए जो भी हम लैंग्वेज मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, मटेरियल को पढ़ाने से पहले सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। सिलेक्शन शुड बी डन इन द रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स एंड वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी लैंग्वेज आइटम को सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर आपका सिलेक्शन किस किस बेस पे होता है। आप वहां पर वोकैबुलरी को सिलेक्ट कर सकते हो, आप वहां पे लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, आप कुछ ग्रामेटिकल आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये बच्चों को पढ़ाना है। अब जब हम सिलेक्शन करते हैं, तो हम सिलेक्शन में कुछ प्रिंसिपल्स का या कुछ सिद्धांतों का ध्यान में रखते हैं। ठीक है, आपको कोई चीज पढ़ानी है, आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ाएंगे, उसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल का ध्यान रखते हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना है और जहां से पेपर में क्वेश्चन सीधा आता है। ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल है सिलेक्शन के, आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी। ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी वर्ड आपको सिखाना है, मान लीजिए आपको कोई वर्ड सिखाना है वॉच। अब आपको ये वर्ड सिखाना है, अब इसमें आप फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखेंगे कि ये वर्ड जो है वो कितनी बार यूज करता है बच्चा, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उसकी बारंबारता कितनी है। उसके बाद रेंज का मतलब है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको वो यूज कर सकता है। वॉच का मतलब वो देखना के लिए भी कर सकता है,
और वॉच का मतलब वो घड़ी के लिए भी कर सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रेंज हो जाएगा। उसके बाद कवरेज क्या होता है कि जो ये वर्ड है ये कितने मीनिंग को कन्वे कर रहा है, जैसे कि देखना भी हो गया, घड़ी भी हो गया। अगर मैं वॉच का वॉच ईडी कर दूं या मैं वॉच का वॉचिंग कर दूं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कवरेज है। एक वॉच वर्ड को मैं वॉचेस भी यूज कर सकती हूँ, आईएनजी लगा के भी यूज कर सकती हूँ और ईडी लगा के भी यूज कर सकती हूँ। तो ये क्या है, हमारा कवरेज है। उसके बाद अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने सेलेक्ट किया है कि आपको वॉच पढ़ाना है, तो आप वहां पर आप उसको कैसे पढ़ाओगे, यानी आपको ये वर्ड का मतलब बच्चों को सिखाना है, तो आप क्लास में घड़ी ले जाएंगे, आप वहां पे घड़ी ले जाके दिखाएंगे, या आप एक कार्ड ले जाएंगे, फ्लैश कार्ड ले जाएंगे, चार्ट ले जाएंगे, या आप कोई एक्शन करके दिखाएंगे। तो वो आपका होता है अवेलेबिलिटी, कि आपके पास कितने रिसोर्सेज है उस चीज को पढ़ाने के लिए। उसके बाद हम ध्यान रखते हैं टीच एबिलिटी का, कि आप कितने आसानी से इस वर्ड को सिखा सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसा वर्ड लेके चले गए जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सिखाना, या आपके लिए मुश्किल है उसको इजी वे में कॉन्टेक्स्ट में सिखाना, तो वहां पे आपकी टीच एबिलिटी नहीं है। टीच एबिलिटी का मतलब है कि आप कितनी इजी तरीके से उसको टीच कर सकते हैं। और लास्ट आता है लर्न एबिलिटी, मतलब वो बच्चा कितने आसानी से उस भाषा को सीख सकता है। मान लीजिए क्लास सेकंड में आप चले गए, आप क्लास सेकंड के बच्चों को ये वर्ड सिखाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि बच्चा सीख जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत टफ वर्ड आप लेके चले गए जो बच्चे को समझ नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि वहां पे उसकी लर्न एबिलिटी नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम कोई भी चीज आइटम को सिलेक्ट करते हैं, जब भी हम सिलेक्शन करते हैं, वहां पर हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं, उसके बाद ही हम ये चुनते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेक्शन। अब हम चलते हैं ग्रेडेशन पे। मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको क्या पढ़ाना है, अब हम क्या करते हैं, ग्रेडेशन करते हैं। ग्रेडेशन का मतलब अभी हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल में देखा वैसा ही है। आइए देखते हैं। यहाँ पर है ग्रेडेशन इन द लैंग्वेज मटेरियल मीन्स प्लेसिंग द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। सिंपल सी बात है, जब भी आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर में आप सिखा रहे हैं, आप जहाँ पे ग्रेजुअल सिखा रहे हैं कोई भी आइटम को, या आप इजी टू डिफिकल्ट सिखा रहे हैं, वहां पे आपका ग्रेडेशन आ जाता है। और ग्रेडेशन में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक होती है ग्रुपिंग एंड दूसरी होती है सीक्वेंसिंग। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रेडेशन में क्या चीजें शामिल होती हैं। दो ग्रेडेशन के एस्पेक्ट है, दो पार्ट है, एक है ग्रुपिंग एंड सेकेंड वन इज सीक्वेंसिंग। अब देखिए ग्रुपिंग में क्या आता है, आइए देखते हैं। ग्रुपिंग में क्या है कि आप बेस्ड ऑन साउंड, वर्ड्स, फ्रेजेस, मीनिंग, आप अलग 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 स्ट्रक्चर्स को, अलग अलग सिस्टम को ग्रुपिंग करते हो। ग्रुपिंग का मतलब है कि आप समूह में अलग अलग चीज को आप लगाते हो। जैसे आपने साउंड का एक समूह बना लिया, वर्ड्स का समूह बना के आप बच्चों को सिखा रहे हैं, फिर आप फ्रेजेस का एक समूह बना के सिखा रहे हैं, तो वो आपका ग्रुपिंग है। और सीक्वेंसिंग का मतलब है कि आप इजी टू डिफिकल्ट सिखा रहे हैं, आप यहाँ पे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिखा रहे हैं, वो आपका सीक्वेंस है। ठीक है, आइए बात करते हैं ग्रुपिंग की। कुछ ग्रुपिंग के टाइप है जहां से पेपर में सीधा प्रश्न बनता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सबसे पहला आता है फनेटिक ग्रुपिंग। फनेटिक नाम से क्या याद आपको रखना है कि यहाँ पे साउंड की बात हम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साउंड जब हम कोई भी चीज ग्रुप कर देते हैं कि अच्छा मुझे बच्चों को कैट, बैट, मैट ये सिखाना है, तो वो मेरा फनेटिक ग्रुपिंग हो जाएगा। दूसरा है लेक्सिकल ग्रुपिंग, जहां पर आपने लेक्सिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स को क्या किया, ग्रुप किया। जैसे स्कूल है, टीचर है, हेडमास्टर है, पियोन है, क्लासरूम है, ये सारे वर्ड क्या है, स्कूल के अंदर आते हैं। अगर आप देखो स्कूल, तो स्कूल से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं जहां पर पियोन, हेडमास्टर, टीचर आता है। तो ये क्या है, आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेक्सिकल ग्रुपिंग है। उसके बाद आता है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, जहां पर आप अलग अलग रूल वाइज क्या करते हो, ग्रुप करते हो। जैसे पैटर्न ग्रुपिंग है, एक ही इज एम आर वाले वर्ड्स आपने अलग कर दिए, आपने हैज हैव वाले वर्ड्स को अलग सिखाया, यानी कि ये ग्रामेटिकल ग्रुपिंग है। ऐसे आप फ्रेजेस की ग्रुपिंग करते हो। सिमेंटिक में हमारा मीनिंग आ जाता है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग जब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं वो आपका सिमेंटिक है। जैसे मैंने बोला स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो ये आपका क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है ना, स्कूल में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी हम फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में भी हम फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। या मैं बोलूँ बाइसिकल या रिक्शा, कार, ट्रेन, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट। तो ये आपका सिमेंटिक ग्रुपिंग है कि ये सारे किस में आते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो आप देखो कि मीनिंग के आधार पर हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ये आपका सिमेंटिक है।
और लास्ट में आता है आपका सिंटेक्स ग्रुपिंग, जिसे हम स्ट्रक्चर ग्रुपिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे सिंटेक्स ग्रुपिंग पूछे तो ये आपका सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, हम यहाँ पे सेंटेंसेस की बात करते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये ग्रुपिंग के टाइप समझ में आ गए होंगे, फोनेटिक, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल, सेमांटिक एंड स्ट्रक्चर ग्रुपिंग। और यहाँ पर ये हमारा ग्रेडेशन का पार्ट था। ग्रेडेशन में दो चीजें होती है, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने अभी प्रिंसिपल, सिलेक्शन, ग्रेडेशन डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटीज टू ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। इस प्रिंसिपल का अर्थ ये है कि जब भी हम कोई भी चीज को सिखा रहे होते हैं वहां पर हम ध्यान रखते हैं किसका, कि आप सभी लैंग्वेज स्किल को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक पैटर्न होता है। ठीक है, LSRW का पैटर्न है, आप इस पैटर्न का ध्यान रखते हो पहली बात, और हम उनको हर स्किल को प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपने लिसनिंग पे ध्यान दिया तो आप स्पीकिंग पे नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग है वो आपकी प्राइमरी स्किल्स के अंदर आती है, पहला। रीडिंग और राइटिंग सेकेंडरी स्किल्स के अंदर आती है। ठीक है, रीडिंग और जो राइटिंग है, यहाँ पर जो आपका स्पीकिंग होगा, ठीक है, जो स्पीकिंग और राइटिंग होता है वो हमारे रीइंफोर्समेंट स्किल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी तरह एक्टिव स्किल कौन सी होती है, पैसिव स्किल्स कौन सी होती है, रीइंफोर्समेंट स्किल कौन सी होती है, या रिसेप्टिव स्किल जो है वो हमारी क्या है, रीडिंग और प्लस आपकी लिसनिंग है। ठीक है, तो ये आपकी रिसेप्टिव है। तो ये सभी जो स्किल्स हैं इन्हें हमें कैसे सिखाना चाहिए, इन्हें हमें एक क्रम से सिखाना चाहिए और हर स्किल पे प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। नेचुरलनेस का मतलब है कि आप यहाँ पर नेचुरल तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाएंगे। पहले आप बेसिक स्किल सिखाएंगे, जैसे आपने लिसनिंग, स्पीकिंग पे पहले फोकस किया। ठीक है, यानी कि आप नेचुरलनेस का ध्यान रखते हो कि पहले आपको पता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका सबसे पहले क्या एक्टिविटी वो करता है, वो पहले सुनता है। तो जब बच्चा पहले सुनता है शब्दों को, साउंड को, तो हमें अपनी टीचिंग में भी लिसनिंग को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं नेचुरलनेस, कि बच्चा जैसे अपने घर की भाषा को सीखता है सुन करके, ऐसे ही हमें भाषा को, सेकेंड लैंग्वेज को भी सिखाना चाहिए। पहले हम लिसनिंग, स्पीकिंग पे ध्यान रखेंगे और उसके बाद हम रीडिंग और राइटिंग से उनका परिचय कराएंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। नेचुरलनेस का बहुत सारा मतलब हो सकता है। नेचुरलनेस का मतलब रियल लाइफ भी हो सकता है, रियल लाइफ सिचुएशन में सिखाएंगे। नेचुरलनेस का मतलब हम कॉन्टेक्स्ट में भी सिखा सकते हैं, या फिर हम LSRW में भी नेचुरलनेस की तरफ सिखा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब यही है कि भाषा को बेस्ट तरीके से इमिटेट करके ही सिखाया जा सकता है, हैबिट फॉर्मेशन की तरह सिखाया जा सकता है। जैसे बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है नेचुरली, वैसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा सेकंड भाषा को या फॉरेन लैंग्वेज को वैसे ही सीखे। ठीक है, तो अगर आर्टिफिशियली बच्चा इमिटेट कर रहा है टीचर को, तो उससे हमें भाषा को सिखाना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि जो स्पीच है वो टीचर को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि बच्चे उसको इमिटेट करके सीख सकें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन मतलब बार बार आप प्रैक्टिस कराएंगे जिससे बच्चे की एक आदत का निर्माण होगा। अकॉर्डिंग टू पेल्मर, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स। ठीक है, पेल्मर ने बोला कि भाषा सीखना क्या है, एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है जहां पे बच्चा अपने हैबिट्स को सीखता है। हैबिट्स में बच्चा कोई भी हैबिट को डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि उसकी स्पीकिंग की हैबिट डेवलप आप कर सकते हो, इंटोनेशन यानी उतार चढ़ाव वॉइस में, स्पेलिंग में उसका आप हैबिट बना सकते हैं, एक्सेंट में, सुनने में, साउंड में, रीडिंग में। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि जो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, स्पीड है, साइलेंट रीडिंग है, ये सारे किस में आएंगे, हैबिट फॉर्मेशन में आएंगे। बच्चा बुक्स पढ़ रहा है तो भी आपका हैबिट फॉर्मेशन हो गया, बच्चा बोल रहा है तो भी हैबिट फॉर्मेशन हो गया। तो इस चीज का ध्यान हमें लैंग्वेज में रखना चाहिए कि हमें उनकी हैबिट को डेवलप करना है। आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट, कॉन्टेस्ट एंड सिचुएशन। अब यहाँ पे कॉन्टेस्ट या कॉन्टेक्स्ट अगर पूछेगा, इसका मतलब वही है जो हमने नेचुरलनेस का हमने अभी डिस्कस किया कि लैंग्वेज को हम कैसे सिखाएंगे, डे टू डे लाइफ एंड डे टू डे सिचुएशन से मीनिंगफुल सिचुएशन में हम उनको सिखाएंगे। तो इसमें कुछ कीवर्ड है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, आपको वो याद रखना है। पहला कि डे टू डे लाइफ में आप बच्चे को सिखाएंगे, सिचुएशन में सिखाएंगे, उसकी स्थिति के अनुसार सिखाएंगे,
और अगर आप कोई वोकैबलरी सिखा रहे हैं, शब्द सिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, ये सारी चीजें हम उनकी रियल सिचुएशन में ही सिखाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी रियल सिचुएशन से आप उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप रियल ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, पिक्चर्स का यूज कर सकते हो, जेस्चर्स, आपके हाव भाव का यूज हम कर सकते हैं, जेस्चर्स, ठीक है। तो ये क्या है कि आप मीनिंगफुल तरीके से, अगर मैं बोलूं तो मीनिंगफुली आप उसको कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि सटीकता का ध्यान हमें रखना है। मतलब इसका अर्थ है कि चाहे बच्चा रीडिंग करे, चाहे बच्चा लिसनिंग करे, स्पीकिंग करे या राइटिंग, कुछ भी वो करे, कोई भी LSRW स्किल है, उसमें ध्यान हमें रखना है कि अगर बच्चा रीडिंग कर रहा है तो वो गलत रीडिंग ना करे, अगर वो कोई भी वर्ड को सुन रहा है तो गलत ना सुने, या अगर वो कोई भी चीज लिख रहा है तो मेक श्योर कि उसकी जो स्पेलिंग्स है वो भी सही हो। तो एक्यूरेसी और करेक्टनेस का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। हालांकि बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन हमें उन गलतियों को सुधारना चाहिए, रेमेडी करनी चाहिए, और उनको हमें प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में और राइटिंग में उनको हमें करेक्ट करना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल का ध्यान भी हमें लैंग्वेज में रखना है। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग कहता है कि जैसे बच्चा मदर टंग में अपनी भाषा को सीखा, ऐसे ही आप मदर टंग का यूज करके फॉरेन लैंग्वेज एंड आप उसकी सेकेंड लैंग्वेज को सिखाएंगे। एनसीएफ 2005 भी इस बात पे बहुत फोकस करता है कि जो मीडियम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है शुरुआती समय में, तो वो आपका मदर टंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग में आप बच्चे की मदर टंग से ही भाषा को पढ़ाएंगे, क्योंकि मदर टंग में बच्चा क्या कर पाता है, कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से कर पाता है, यानी समझ पाता है, इसीलिए हमें मदर टंग में सिखाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच का मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा कि बच्चा अपने घर से ही सुनता है पहले भाषा को, फिर वो स्पीकिंग करता है, फिर लिखता है, रीडिंग करता है एंड देन वो लिखता है, ठीक है। तो ओरल अप्रोच का मतलब है कि हम उसको साउंड से काफी ज्यादा क्या कराएंगे, परिचित कराएंगे, जितना हो सके वो साउंड्स को सुने एंड ओरल वो बोले। तो हमारा फोकस रहता है कि यहाँ पर आप पहले उनको क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे जहां पर बच्चा क्या क्या करे, पहले बोले, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करे, बोले, और देन वो आगे की स्किल को सीखे। तो यहाँ पर फोकस हमारा स्पीकिंग पे बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। अब ये मल्टीपल लाइन अप्रोच क्या है भाषा में, इस अप्रोच का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको पता है कि जब हम भाषा को सिखाते हैं तो वहां पर एक अप्रोच को फॉलो ना करके हमें हर अप्रोच को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। चाहे वो बिहेवियरल तरीका हो भाषा को सिखाने का, जैसे मान लो कि बिहेवियरल में आपका ड्रिल आ गया, इमिटेशन आ गया, तो हम बिहेवियरल तरीका भी यूज करेंगे। फंक्शनल में आपका मीनिंग आ गया, फंक्शनल में आपका लैंग्वेज को यूज करना आ गया, कम्युनिकेटिव में भी आपका इंटरेक्शन आ गया, यूज आ गया। तो आप हर एक अप्रोच को, चाहे मैं यहाँ पर लेक्सिकल अप्रोच की बात करूं, चाहे मैं कोई भी मेथड की बात करूं, तो आप सभी मेथड्स को एंड सभी अप्रोचेस को जब आप एक साथ पढ़ाते हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, वो आपका मल्टीपल लाइन अप्रोच होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, मल्टीपल लाइन अप्रोच का सिंपल मतलब है कि आप हर एक एस्पेक्ट को उनको आप इनकलकेट करके पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, ये हम डिस्कस ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। सारे स्किल्स काफी ज्यादा आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है, और बार बार पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। हमें पता है कि 4 हमारी स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमें कैसे सिखाना चाहिए, एक ऑर्डर में सिखाना चाहिए, हमें पता है। अगर मैं बात करूं लिसनिंग की, या अगर मैं यहाँ पर लिसनिंग की बात करूं या स्पीकिंग की बात करूं, तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये आपका क्या है, रीइंफोर्समेंट स्किल है, ये हमारे एक्टिव स्किल है। और लिसनिंग की और रीडिंग की बात करूं तो ये हमारे क्या है, पैसिव स्किल्स होते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हमें कैसे सिखाना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में और इंटीग्रेटेड, ठीक है। एक वर्ड और याद रखना कि हमें इंटीग्रेटेड या हमें होल तरीके से सिखाना चाहिए। पैटर्न तो सेम है लेकिन तरीका हमारा पढ़ाने का इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। अब ये प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है,
प्रपोर्शन का मतलब होता है कि आपको पता है कि लैंग्वेज क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम है। आपको मालूम है कि लैंग्वेज में साउंड्स भी है, लैंग्वेज में वर्ड्स भी हैं, और लैंग्वेज में रूल्स भी होते हैं, स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो यानी कि लैंग्वेज एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, एज अ होल होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन में कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए हर कंपोनेंट को। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हमारे बॉडी में कितने, हमारे जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारे वहां पे कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन है जो अलग अलग काम करते हैं। इसी प्रकार भाषा के अंदर हम जब भाषा को पढ़ाते हैं तो हमें वेरियस वेरियस कंपोनेंट्स को एक साथ पढ़ाना चाहिए। अगर आप साउंड सिखा रहे हो तो आपको साउंड के साथ वर्ड्स भी सिखाना है, वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस पे भी हमारा फोकस रहेगा, और अगर सेंटेंसेस पे फोकस है तो रूल पर भी फोकस होगा। यानी कि प्रपोर्शन का ध्यान हमें रखना चाहिए, एक ही कंपोनेंट को ना पढ़ाते हुए अलग अलग कंपोनेंट को हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच की बात करते हैं कि यह स्पाइरल अप्रोच क्या होता है। स्पाइरल अप्रोच का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो पहले सीखी हुई चीजों को फॉलो करने वाली होनी चाहिए। अब समझ नहीं आया होगा लेकिन बहुत आसान है। स्पाइरल का मतलब क्या है, आप इस तरह से आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ा होगा। ये क्या है, स्पाइरल होता है कि जो डेवलपमेंट है, पुराना डेवलपमेंट नए डेवलपमेंट को प्रभावित कहीं ना कहीं करता है। इसी प्रकार जो भी आपने पुराना सीखा, यानी कि जो आपकी पुरानी लर्निंग हुई, उस लर्निंग में जब आप आगे कोई चीज ऐड करके सिखा रहे हो तो वो उससे क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। जैसे कि प्रीवियसली टॉट वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स शुड बी रीइंट्रोड्यूस्ड इन सब्सिक्वेंट यूनिट्स व्हेनेवर लॉजिकल और पॉसिबल। यानी आपने मान लीजिए कोई चीज पहले सिखाई, आपने कोई वर्ड, जैसे मान लो मैंने वॉच सिखाया, तो ये जब मैंने वर्ड सिखाया तो मैं जब आगे पढ़ाऊंगी तो ये से कनेक्टेड होना चाहिए। मैं दोबारा से इस चीज को क्या कराऊंगी, रिवाइज करवाऊंगी। तो ये आपका स्पाइरल अप्रोच है कि पुराना सीखा हुआ नए सीखे से कनेक्टेड होना चाहिए, और ऐसे ही हम लैंग्वेज में भी इसको फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब कुछ और प्रिंसिपल है जो फटाफट से मैं डिस्कस करूंगी, जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। अभी तक हम जनरल प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में क्या चीजें आ जाती हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप जो भी चीज सिखा रहे हैं उसमें मोटिवेशन और इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा काम होता है। कोई भी चीज हम करते हैं तो उसमें मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इसी प्रकार लैंग्वेज में भी, भाषा में जब बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो आप ध्यान रखेंगे कि आप मोटिवेशन को बच्चों के या उनके इंटरेस्ट को बनाए रखें। और इस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनके प्रोग्रेस को देख सकते हैं, हम कंपटीशन करवा सकते हैं, हेल्दी कंपटीशन, गेम लाइक एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं। हम यहाँ पे रिलेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छा बना सकते हैं। वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिमिटेशन ऑफ बिल्डिवमेंट को हम कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे बच्चे का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, तो वो एक रैपो हमें बना के रखना चाहिए। तो ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, कि आप उनकी रुचि को बनाए रखें और उनके मोटिवेशन को आप अच्छे से उनको बनाए रखें। आगे बढ़ेंगे, सेकंड आता है इमीडिएट करेक्शन। ये एक प्रिंसिपल है भाषा का कि यहाँ पर अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो आप वहां पे उनके रिस्पॉन्सेस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि जो बच्चा एरर करता है उसे हम क्या करना चाहिए, पहले टॉलरेट करना चाहिए। ठीक है, एक बात याद रखना कि अगर पूछा जाए कि जो एरर है उसे क्या करना चाहिए, तो एरर को हमेशा पहले क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, यानी उसे सहन करना चाहिए। यानी कि हमें तुरंत तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमें लगता है कि जहाँ पे रेमेडी की जरूरत है, अगर हमें लगता है कि बच्चे ने गलती की है, रेमेडी की जरूरत है, तो हमें वहां पे उसको करेक्ट भी कर देना चाहिए। तो यहाँ पर है कि करेक्शन ऐसे होना चाहिए जिसमें बच्चे को फ्रस्ट्रेशन ना हो, बच्चे को डिस्करेजमेंट ना मिले। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो भी बच्चा गलती कर रहा है उसमें हमें रेमेडी करेक्शन करना चाहिए। पहले हमें उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हम एरर्स को टॉलरेट करें एंड देन हमें उसको सही करना चाहिए। तो ये एक प्रिंसिपल है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भाषा में। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट में हमने डिस्कस किया, अभी जैसे मोटिवेशन है वैसे रीइंफोर्समेंट भी बहुत जरूरी होता है। तो हमें यहाँ पे बच्चे की बेटर लर्निंग के लिए या लैंग्वेज में आप अगर अच्छे उनको कुछ भी उनको आप इनकलकेट करवाना चाहते हैं तो रीइंफोर्समेंट, हर करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए रीइंफोर्समेंट देना बहुत जरूरी होता है।
तो ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई बच्चे ने अच्छा काम किया तो आप उसको जो है डेफिनेटली क्या दें, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंट रिव्यू। फ्रीक्वेंट रिव्यू का मतलब ये है कि जो भी बच्चा कार्य कर रहा है उसमें आप रिव्यू करते रहेंगे। आप उसमें ये देखेंगे कि बच्चे ने गलती कहाँ की, क्या कमियां हैं, उसको आप हमेशा रिव्यू करेंगे। रिव्यू में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मेथड्स को भी रिव्यू कर सकते हैं, हम बच्चे की लर्निंग को भी रिव्यू कर सकते हैं, हम यहाँ पे मटेरियल को भी रिव्यू कर सकते हैं कि क्या मटेरियल जो है वो सही है या नहीं है। तो रिव्यू का सिद्धांत भी होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि गलती कहाँ है, कैसे हमें इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कोई भी चीज कैसे हमें उन्हें आगे ले जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेस। द टेक्निक्स यूज्ड बाय द टीचर ऑफ इंग्लिश should encourage the maximum rate of correct responses. This will give a children a feeling of success, achievement and assured progress. यानी उनके करेक्ट रिस्पॉन्सेस पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर बच्चा कोई चीज बता रहा है क्लास में तो आप कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करे, सही रिस्पॉन्स करे। अगर आप उनको मौके देते हैं कि बच्चा सही रिस्पॉन्स कर रहा है तो ये इससे बच्चे के अंदर मोटिवेशन, अचीवमेंट और सक्सेस की फीलिंग आएगी। तो ये आपका साइकोलॉजिकल सिद्धांत है कि आप उनको उनके करेक्ट रिस्पॉन्सेस को आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या आप उनको मौका देंगे कि वो रिस्पॉन्स कर सके। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन एवरीडे सिचुएशन। ये हमने डिस्कस कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस के अंदर ये आ जाएगा या सिचुएशन के अंदर आ जाएगा कि जो भी बच्चा सीख रहा है उसको आप कोशिश करेंगे कि वो उसके एवरीडे सिचुएशन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था गाइस कि क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, कुछ 20 क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। According to which principle the subject matter should be related to customs, traditions of the particular society to which the student belongs? कौन सा प्रिंसिपल है जो कस्टम से, हमारे रीति रिवाज और हमारे परंपराओं से संबंधित है? तो कोरिलेशन विद लाइफ होगा, कल्चरल अप्रोच होगा, पर्पस होगा या ग्रेडेशन होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कोरिलेशन ऑफ लाइफ विल बी राइट आंसर, कि जो भी आप सिखा रहे हैं वो उसकी जिंदगी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स शुड बी एस्टेब्लिश इन स्टूडेंट्स? कौन सी हैबिट्स को हमें यहाँ डेवलप करना चाहिए? हैबिट ऑफ रिपीटिंग, बार बार रिपीट करना, तो ये बिल्कुल रिपीटिशन हो जाएगा। रीडिंग की हैबिट भी करनी चाहिए, गोइंग टू लाइब्रेरी में भी आपका रीडिंग से रिलेटेड हुआ, एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपका ये सही है। तो हमें सभी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, हैबिट के अंदर बच्चा रिपीट भी करेगा, बार बार उसको वो ड्रिल कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी, तो ये भी एक प्रिंसिपल है जहां पे बच्चा लाइब्रेरी जा रहा है, रीड कर रहा है। तो हम सभी चीजों पे ध्यान रखेंगे। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which principle suggests that students should work with more extensive and complex definitions and explanation of word meanings? कौन सा प्रिंसिपल कहता है? मल्टीपल अप्रोच होगा, तो मल्टीपल अप्रोच में हमने वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स मीनिंग की बात नहीं की है, तो ये नहीं होगा। प्रॉपर ऑर्डर की बात भी हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही हम यहाँ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी की बात ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। अब यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल है जहां पर आप कोई भी कोर्स को चुन रहे हैं, यानी कि आप किसी एक क्लास के लिए कोई कोर्स को आप चुन रहे हैं। तो जब भी हम चुनने की बात कर रहे हैं तो वो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ इन टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स। लिंकिंग विद लाइफ जो प्रिंसिपल है वो किससे संबंधित है? तो हमने यही डिस्कस किया कि आप डेली लाइफ सिचुएशन से उसकी लर्निंग को, जो भी बच्चा सीख रहा है उसको आप सिखाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम यहाँ पे ग्रेडेड स्ट्रक्चर का यूज करेंगे इन डेली लाइफ सिचुएशन। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ लैंग्वेज आइटम्स आर इन्वॉल्व्ड इन। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग जो है वो किससे संबंधित है? कौन सा प्रिंसिपल है जहां पर ग्रुपिंग करते हैं? तो हमने अभी दोनों चीजें डिस्कस की है और ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट।
द क्राइटेरिया टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड, हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में आएगा, ठीक है। आप चुन रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी फ्रीक्वेंसी, रेंज, अवेलेबिलिटी, टीचेबिलिटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं सिलेक्शन के अंदर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which principle enables the child to understand the vague or an abstract part of the knowledge? नॉलेज का जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है उसको समझने में कौन सा सिद्धांत है जो बहुत हेल्प करता है, करेक्टनेस करेगा, कंक्रीटनेस करेगा, वोकैबुलरी या नेचुरलनेस करेगा। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट पार्ट को अगर आपको सिखाना है तो कंक्रीटनेस का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो कंक्रीटनेस हमने डिस्कस नहीं किया है प्रिंसिपल में। देखो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं उन्हें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कंक्रीट चीजों से पढ़ाएं, ठीक है। अगर कोई मान लो कि कोई ऐसी चीज है जो आप एब्स्ट्रैक्ट है तो आप उसको कंक्रीट मॉडल से या कंक्रीट वस्तु दिखा करके सिखा सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द करिकुलम एंड कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज डिसाइडेड थ्रू, अगर मैं बात करूं करिकुलम की या कंटेंट की तो वो किससे डिसाइड हम करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम को निर्धारित कर रहे हैं, कंटेंट सोच रहे हैं कि कंटेंट क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन का ध्यान रखते हैं कि हमें करिकुलम में क्या जोड़ना है और कंटेंट में हमें क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन को फोकस कर रहा है। In which of the following approach, vocabulary, structures and grammar rules which have been taught previously are introduced again to reinforce learning and revision? कौन सा यहाँ पर किस अप्रोच की बात हम कर रहे हैं या किस प्रिंसिपल की बात यहाँ हो रही है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं सीधा राइट आंसर डिस्कस करूंगी। देखिए वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर जो भी आपने पढ़ाया, आप प्रीवियसली जो भी पढ़ाया आपने, आप उसको अगेन रीइंफोर्स कर रहे हैं, अगेन आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा स्पाइरल अप्रोच को फॉलो कर रहा है। स्पाइरल अप्रोच मतलब कुछ इस तरह से मैंने डिस्कस किया था कि जो भी आपने पहले पढ़ाया है मेक श्योर कि आप उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करें। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या इनमें से क्राइटेरिया जिसे हम फॉलो नहीं करेंगे, यूजफुलनेस, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी एंड टीचेबिलिटी या फेमिलियरिटी ट्रैप। तो यहाँ पे तीनों ही चीजों को हम सिलेक्शन में फोकस करते हैं लेकिन फेमिलियरिटी ट्रैप को नहीं करेंगे। सो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। While gradation of language items, semantic sequence is related to। जब हम ग्रेडेशन करते हैं तो सिमेंटिक जो सीक्वेंस होता है वो किससे संबंधित होता है। तो सिमेंटिक हमें पता है कि ये हमारे मीनिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स शुड इन्वॉल्व, जो सिलेक्शन है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है उसमें क्या हम यहाँ पे फोकस करते हैं, फ्रीक्वेंसी, टीचेबिलिटी, लर्नेबिलिटी या कवरेज। तो हमने ये चारों चीजें डिस्कस कर ली है कि हम इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो 1 2 3 4 सारा ही इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। डैश मींस इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स, किसका अर्थ होता है कि आप सभी कंपोनेंट को इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने डिस्कस किया कि इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन कहते हैं, जहां पे आप सभी प्रपोर्शन का ध्यान रख रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। The term phonetic grouping, grammatical grouping, semantic grouping and structure grouping are related to। तो ये आपका किस में आ रहा है, ग्रुपिंग में आ रहा है। और ये सभी ग्रुपिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे किससे संबंधित होगा, प्रेजेंटेशन, सिलेक्शन, ग्रेडेशन या फोनोलॉजी। तो हमें पता है कि ये ग्रेडेशन के अंदर आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको इन प्रिंसिपल्स को मैच करना है कि किसका क्या होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ग्रेडेशन, टेस्टिंग या प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, तो क्या होना चाहिए। तो देखो ग्रेडेशन में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं मैटर को। याद रखना कि हमेशा ग्रेडेशन का काम होता है कि मैटर को सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पर सेकंड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देख लेते हैं सेकंड का डी किसमें है। तो बी वाले ऑप्शन में नहीं है सेकंड का डी, और सी वाले ऑप्शन में भी नहीं है, यानी कि इन दोनों में से हमारा एक कोई सही जवाब है। फर्स्ट का जो होगा वो हमारा बी होगा कि मोटिवेशन का काम है इंटरेस्ट को बढ़ाना। उसके बाद एम का क्या होगा कि पर्पसफुली टीचर को पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 है उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और टेस्टिंग का प्रिंसिपल जो है वो प्रमोट करता है उनकी प्रोग्रेस को।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आपका बी हो गया, सेकंड का आपका डी हो जाएगा, थर्ड का आपका ए हो जाएगा एंड फोर का आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पर्पसफुली जो है वो आपके एम से रिलेटेड होगा, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर यूज्ड बाय द टीचर बिफोर क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग से पहले कौन सा प्रिंसिपल टीचर फॉलो करेगा, सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन तो हमारा क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग होता है, जब टीचर कोई भी लेसन को पढ़ा रहा है, तो ये नहीं होगा। टेस्टिंग और इवैल्यूएशन जो है ये आफ्टर टीचिंग होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रेजेंटेशन ये भी गलत है, तो यहाँ पर सिलेक्शन और ग्रेडेशन विल बी राइट आंसर। यानी पढ़ाने से पहले आप पहले सिलेक्ट करते हो एंड आप फिर ग्रेडेशन करते हो। Which one of the following is not included under the principles of English teaching? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल में नहीं आएगा, नेचुरल प्रोसेस, पर्पस, अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर या सिलेक्शन। तो यहाँ पर हमने नेचुरल प्रोसेस भी पढ़ा, पर्पस भी होना चाहिए, सिलेक्शन भी होता है, लेकिन अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ डैश थिंग्स शुड बी टॉट कंसिडरिंग एज ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रिंसिपल ऑफ डैश। अब देखो क्राइटेरिया में किसमें हम एज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, किस प्रिंसिपल के अंदर ये आता है। तो यहाँ पे जब भी हम एज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, उनकी लर्नेबिलिटी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी लर्नेबिलिटी को हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ लर्नेबिलिटी थिंग्स शुड बी टॉट कंसिडरिंग एज, कि बच्चा लर्न करने के लायक है या नहीं है। तो हम एज की बात लर्नेबिलिटी में कर रहे हैं, और ये किसके अंदर आता है, हमारे सिलेक्शन प्रिंसिपल के अंदर आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मीन्स। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, इज गिविंग ग्रेड, इज सिंप्लीफाइंग द मैटर, अलॉटिंग सीरियल नंबर या फिर इज ग्रेडिंग द मैटर। तो यहाँ पर ग्रेडेशन का मतलब होता है कि किसी भी आइटम को जो आपने सिलेक्ट किया है उस आइटम को आप सिंपल करेंगे, आसान बनाएंगे, यानी कि सिंप्लीफाइंग द मैटर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सो गाइज यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन अब कंप्लीट होते हैं। आई होप कि ये पूरा सेशन आपको समझ आ गया होगा एंड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना एंड कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, आपका फीडबैक जरूर आप देना कि आपको सेशन कैसा लगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, आगे भी और मैं वीडियोस बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, पेडागोजी के लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाली हूँ। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको उसका लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जरूर आप जुड़ना। मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।